बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है वो चल रहा है और आज हम वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम में कौन से लेक्चर पढ़ेंगे? टार्क से रिलेटेड इंशाल्लाह इस लेक्चर में कंप्लीटली डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। टार्क से रिलेटेड हर पॉइंट, टार्क का फार्मूला, टार्क का डिपेंडेंस मतलब टार्क मिनिमम मैक्सिमम, टार्क से रिलेटेड हर पॉइंट को क्या करेंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हर पॉइंट को क्या करें डिस्कस करें। टार्क से रिलेटेड हर पॉइंट, हर एमसीक्यूज, हर क्वेश्चन को हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को भी पुश कर दे ताकि आपको नए आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टार्क सबसे पहले मैं टार्क क्या है, मैंने सिंपल यहाँ पर कुछ वर्डिंग लिखी है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। याद रखना है कि टार्क का मतलब क्या है, जिधर भी टर्निंग इफेक्ट होगा ना, जिधर भी रोटेशन होगी वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा? टार्क। अब लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ना। लेट सपोज ये मार्कर है ना, ये मार्कर, ये इसमें टर्निंग इफेक्ट किस तरह प्रोड्यूस होगी, मतलब इसमें रोटेशन किस तरह प्रोड्यूस होगी। मैंने आपको पहले क्या बता दिया, जहां पर रोटेशन होगी वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा? टॉर्क प्रोड्यूस होगा। लेट सपोज मैं कहता हूं कि इस मार्कर का सेंटर ऑफ मास क्या है? ये बिल्कुल इसका ये सेंटर पॉइंट। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर ये मार्कर क्या है, बिल्कुल बैलेंस है, ना उस तरफ गिर रहा है ना इस तरफ, यानी ये सेंटर ऑफ मास मतलब बिल्कुल मार्कर क्या है, इस पॉइंट पर बैलेंस है। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट जहां पर बॉडी क्या हो जाए, बॉडी का वेट बिल्कुल बैलेंस हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास। लेट सपोज ये सेंटर ऑफ मास पर अगर ये मार्कर है ना, ये इसका ये सेंटर ऑफ मास है, मैं इस सेंटर ऑफ मास पर क्या लगाता हूँ? फोर्स लगाता हूँ। मैंने इस पर फोर्स लगा लिया तो ये मार्कर क्या करेगा? बिल्कुल इस तरह मूव करेगा, क्योंकि इसका ये सेंटर ऑफ मास है ना। मैंने ये इस जगह पर फोर्स अप्लाई किया, इसके सेंटर ऑफ मास पर मैंने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया। जब मैं इसके सेंटर ऑफ मास पर फोर्स अप्लाई करूंगा ना, तो ये मार्कर क्या करेगा? होल मार्कर मूव करेगा, ये रोटेट नहीं करेगा, बिल्कुल क्या करेगा? ये मार्कर बिल्कुल कंप्लीटली क्या करेगा? मूव करेगा। अब मैं क्या करता हूं, ये सेंटर ऑफ मास से फोर्स या थोड़ा यहां पर नीचे लगाता हूं या ऊपर लगाता हूं। मैं क्या करता हूं, इस सेंटर ऑफ मास से फोर्स क्या करता हूं? नीचे लगा देता हूं या ऊपर लगा देता हूं। तो मैंने सेंटर ऑफ मास की जगह फोर्स यहां पर लगा दिया। जब मैंने फोर्स यहां पर लगा दिया तो ये मार्कर क्या करेगा? टर्न करेगा। इसमें क्या प्रोड्यूस होगा? टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ये क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो याद रखना, टॉर्क किसी भी बॉडी में तब प्रोड्यूस होगी जब आप फोर्स किस पॉइंट पर लगाओगे? सेंटर ऑफ मास पर नहीं लगाओगे। अगर सेंटर ऑफ मास पर लगाओगे तो वो बॉडी कंप्लीटली मूव करेगा, वहां पर रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। टॉर्क तब किसी भी बॉडी में प्रोड्यूस होगी जब आप किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास से नीचे या ऊपर क्या करेंगे, या इस नीचे सेंटर ऑफ मास क्या है, इससे नीचे फोर्स लगाओगे या ऊपर फोर्स लगाओगे, तब वो बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगी? रोटेशन प्रोड्यूस होगी। तो उस रोटेशन को, उस टर्निंग इफेक्ट को हम क्या नाम देंगे? टॉर्क का नाम देंगे। तो यहां पर मैंने टॉर्क क्या लिखा है कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। सिंपल, फोर्स की वजह से किसी भी बॉडी में जो टर्न प्रोड्यूस होती है, जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं? टॉर्क। मतलब फोर्स की वजह से किसी बॉडी में जो रोटेशन प्रोड्यूस होती है, जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं? टॉर्क। इसको हम और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स। सिंपल क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स इज आल्सो कॉल्ड एज टॉर्क। अब मैंने यहां पर लिखा है कि मोमेंट आर्म। सबसे पहले मैं आपको पहले ये समझाता हूँ, टॉर्क से पहले कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है मैं आपको वो समझाऊंगा, बाद में मैं आपको टॉर्क को समझाऊंगा। सबसे पहले क्या है? मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या है? याद रखना, मोमेंट आर्म क्या है? लेट सपोज क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक स्पिनर है ना, ये क्या है? एक स्पिनर है ना। ये स्पिनर जो दरम्यान में ब्लैक डॉट है, ये क्या है? लेट सपोज कोई भी नट या कोई भी बोल्ट हम उसको क्या कर रहे हैं? खोल रहे हैं ना, उसको क्या कर रहे हैं? ओपन कर रहे हैं या टाइट कर रहे हैं, सही है। तो लेट सपोज क्या है, इसका नट है और यहां से लेकर, ये स्पिनर का नहीं, जो पूरा हैंड है यहां से लेकर यहां तक, ये स्पिनर मतलब इस जगह से लेकर, जो आप कोई भी इस स्पिनर से कोई नट खोल रहे हो ना, तो ये पूरा डिस्टेंस नहीं है, ये यहां से लेकर यहां तक, इस पूरे डिस्टेंस को हम क्या नाम देंगे? मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या है? लेट सपोज क्या है, एक स्पिनर है ना, ये स्पिनर का क्या है? ये स्पिनर का रेड, ये मार्कर है ना, ये स्पिनर का क्या है? इस तरह माउथ है, सही। यहाँ पर तो गोल है, यहाँ पर क्या है? इस तरह चौरस है। ये स्पिनर का क्या है? माउथ है। तो ये माउथ से लेकर जिस पर हम हाथ पकड़ते हैं ना, इस तरह कोई भी चीज खोलते हैं, स्पिनर हो गया, कोई भी चीज हो गया, स्क्रू हो गया, तो वो क्या है? वो जो हाथ है ना, वो जो पूरा डिस्टेंस है ना जिस पर हम अपना हाथ रखते हैं, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इस पिवट से ना, इस सेंटर ऑफ पॉइंट, मतलब इस क्या है, जो सेंटर पॉइंट से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर इस पॉइंट तक, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या नाम देंगे? मोमेंट आर्म। तो याद रखना, ये मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? सिंपल एल से रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पिवट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक ना, यहां से लेकर इस नट से मतलब इस सेंटर, इसको हम क्या कहते हैं? पिवट पॉइंट। लेट सपोज मैं आपको बोलता हूं ना, ये मार्कर है, मैं अभी पिवट समझा रहा हूं, बाद में मैं आपको ये मोमेंट आर्म इसका डिफिनेशन समझाऊंगा। लेट सपोज ये मार्कर है ना,
ये मार्कर जिस पॉइंट पर रोटेट करेगा ना, इस पॉइंट पर ये मार्कर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इस तरह क्या कर रहा है, रोटेट करेगा। तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, पिवट पॉइंट। सिंपल क्या नाम देंगे, पिवट। अगर आप इसको इस तरह, लेट सपोज ये मार्कर है ना, इस पॉइंट पर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अगर आप इसको इस तरह देखोगे ना, इस साइड से देखोगे, तो उसको आप क्या नाम देंगे, लाइन ऑफ एक्शन। इसको आप सिंपल क्या करोगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आप इसको इस तरह मतलब साइड से भी देखोगे ना, तो उसको आप क्या नाम देखो, उसको क्या नाम दोगे, मतलब सिंपल एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आप इसको एक ही पॉइंट से देखोगे ना, इस तरह सिंपल देखोगे ना, आप अगर आप मार्कर को इस तरह देखोगे ना, तो सिंपल एक पॉइंट नजर आएगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, एक पॉइंट नजर आएगा, तो उसको हम क्या नाम देंगे, पिवट। अगर आप इसको साइड से देखोगे, जिस पॉइंट पर ये मार्कर रोटेट कर रहा है, उसको हम क्या नाम देंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस पॉइंट पर कोई भी बॉडी, सिंपल क्या है, जिस पॉइंट पर कोई भी बॉडी रोटेट करेगा, उसको हम क्या नाम देंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये हमारे साथ क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस पॉइंट पर ये स्पिनर मूव कर रहा है, मतलब स्पिनर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ये पॉइंट क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस पॉइंट से लेकर ये इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या नाम देंगे, मोमेंट आर्म। और ये मोमेंट आर्म क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, जो 90 डिग्री बना रहे हैं। लेट सपोज ये क्या है, कोई भी स्पिनर है, यहां से लेकर यहां तक मोमेंट आर्म। ये मोमेंट आर्म क्या है, किसके परपेंडिकुलर है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या है, लेट सपोज फोर्स क्या करोगे इस स्पिनर पर, या तो आप स्पिनर को ऊपर की तरफ मूव करोगे, या स्पिनर पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाओगे, या नीचे की तरफ फोर्स लगाओगे। आप स्पिनर पर तो इस तरफ फोर्स नहीं लगाओगे, ये स्पिनर है ना, लेट सपोज अगर आपने कोई भी बोल्ट वगैरह नट वगैरह खोलना है ना, तो स्पिनर पर आप क्या करोगे, ऊपर की तरफ फोर्स लगाओगे या नीचे की तरफ फोर्स लगाओगे। इस तरह तो फोर्स नहीं लगाओगे ना, तो उस तरह तो कोई भी चीज खुलता नहीं है। तो इसलिए जो ये मोमेंट आर्म है, ये मोमेंट आर्म क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये पॉइंट क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द मैन। ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या है, जहां पर आपका फोर्स लगा रहे हैं, उसको हम क्या नाम देंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इसलिए ये मोमेंट आर्म क्या है, ये मोमेंट आर्म फोर्स, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे, ऊपर की तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं या नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं ना, तो ये मोमेंट आर्म और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लाइन ऑफ मतलब ये क्या है, मोमेंट आर्म, और ये फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा या नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ हम लगाएंगे या नीचे की तरफ लगाएंगे। तो ये मोमेंट आर्म के साथ क्या है, मोमेंट आर्म क्या है, लाइन ऑफ एक्शन, जिस एक्शन पर मतलब जिस पॉइंट पर हम फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स क्या है, उसके साथ परपेंडिकुलर है। तो सिंपली क्या हो गया, मोमेंट आर्म। इसके बाद पिवट मैंने समझा दिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, जिस पॉइंट पर कोई भी बॉडी रोटेट करेगा, उस पॉइंट को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम देंगे। अगर आप उस पॉइंट को साइड से देखोगे, मतलब साइड से देखोगे, तो उसको हम क्या नाम देंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आप उसको 3D मतलब बिल्कुल इस तरह ऊपर से देखोगे, तो वो एक पॉइंट नजर आएगा। जिस तरह ना कोई भी दरवाजा अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के जब आप उसको इस तरह खोलोगे ना, तो इस तरह बंद करोगे, उसमें भी क्या प्रोड्यूस होता है, टर्निंग इफेक्ट। वो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह, यहाँ पर एक पॉइंट, वो दरवाजा इस तरह एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक ऊपर एक दरमियान में और एक नीचे। जब आप इसको इस तरह खोलोगे, इस तरह ओपन क्लोज होगा, क्लोज ओपन होगा। तो अगर आप उसको साइड से देखोगे ना, तो इस जगह पर जहाँ पर दरवाजा जिस तरह ये इस तरह मूव करेगा, यहाँ पर भी अटैच है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इसको हम क्या नाम देंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आप इसको साइड से देखोगे, तो इसको हम क्या नाम देंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आप इसको ऊपर की तरफ से देखोगे, तो आपको एक पॉइंट नजर आएगा, उस हम एक पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, पिवट। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और पिवट। पिवट का मतलब क्या है, एक लाइन में, जब तीनों एक्सिस एक लाइन में नजर आएंगे, तो उसको हम सिंपल क्या कहेंगे, पिवट। तो पिवट और एक्सिस ऑफ रोटेशन में इतना खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ देखने का डिफरेंस है। इसके बाद मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब मोमेंट आर्म भी समझा दिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन या पिवट ये भी समझा दिया। इसके बाद डिपेंडेंस, टॉर्क किस चीज पर डिपेंड करेगा। इसके बाद मैं डिफिनेशन, फार्मूले से भी एक डिफिनेशन डिराइव करूंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन। इसके बाद डिपेंडेंस, याद रखना फोर्स 3 चीजों पर डिपेंड करेगा, एक फोर्स पर, एक मोमेंट आर्म पर और एक एंगल पर। फोर्स, मोमेंट आर्म और एंगल, ये मैं अभी तीनों समझाऊंगा कि ये किस तरह फोर्स। अब मोमेंट आर्म, ये क्या है, मोमेंट आर्म, फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, मोमेंट आर्म, सही है, सॉरी टॉर्क, टॉर्क किस पर डिपेंड करेगा, मोमेंट आर्म पर भी डिपेंड करेगा, फोर्स पर भी डिपेंड करेगा और एंगल पर भी डिपेंड करेगा। या अभी मैं ऐसा ऐसा ये तीनों और पॉइंट और मजीद क्लियर करूंगा कि क्यों इस पर डिपेंड कर रहा है। अब टॉर्क का फार्मूला क्या है कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स क्रॉस एल। इससे पहले मैंने आपको लेक्चर बहुत डिटेल से पढ़ाया था, वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम क्या नाम देते थे, क्रॉस प्रोडक्ट, और इससे पहले स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम क्या नाम देते थे, डॉट प्रोडक्ट। तो टॉर्क हमारे साथ क्या है, एक क्रॉस प्रोडक्ट। टॉर्क हमारे साथ क्या है, एक क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जब भी आप दो वेक्टर क्वांटिटी, हमारे साथ क्या है एल मोमेंट आर्म, और ये हमारे साथ क्या है फोर्स, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंट आर्म भी वेक्टर क्वांटिटी। जब भी आप दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करते हो या उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, तो आंसर भी क्या आ जाए, वेक्टर आ जाए, तो उसको हम क्या नाम देते थे, वेक्टर प्रोडक्ट। तो टॉर्क हमारे साथ सिंपल क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसलिए टॉर्क भी हमारे साथ क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका फार्मूला क्या है कि फोर्स मल्टीप्लाई बाई एल, फोर्स मल्टीप्लाई बाई एल हमारे साथ क्या है, मोमेंट आर्म, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था जो अभी मैंने समझा।
तो अगर आप क्रॉस को रिमूव करेंगे तो टार्क किसके इक्वल आएगा, टार्क इज इक्वल टू, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इस तरह आएगा एफ क्रॉस एल, सबके ऊपर कौन सा निशान आएगा, वेक्टर का निशान आएगा। अगर आप इसको स्केलर फॉर्म में लिखोगे तो टार्क इज इक्वल टू एफ एल साइन थीटा और साथ में एन, ये हमारे साथ क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, क्योंकि टार्क हमारे साथ क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। टार्क या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो इसलिए टार्क का कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन का मतलब क्या है कि टार्क ये किस लिए यूज हो रहा था, ये यूनिट नॉर्मल यूनिट वेक्टर है टार्क की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए, टार्क की डायरेक्शन को बताने के लिए, इसलिए हमने क्या यूज किया, एन यूज किया। अभी मैं बताऊंगा कि टार्क की डायरेक्शन किस तरफ होगी। टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसकी डायरेक्शन किस तरह होगी, क्लॉकवाइज कब होगी, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब किस तरह, अभी मैं बताऊंगा। तो इस फार्मूले से मैंने क्या किया, इस टार्क का अभी मैं इस फार्मूले से टार्क का फार्मूला निकाल रहा हूं। तो याद रखना, अगर आपको किसी भी चीज का फार्मूला पता हो ना, तो आप उसी फार्मूले से उसका डेफिनेशन भी डिराइव कर सकते हो। तो मैं क्या लिखूंगा कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मतलब फोर्स एंड मोमेंट आर्म, फोर्स और मोमेंट आर्म की प्रोडक्ट को हम क्या नाम देंगे, टार्क का नाम देंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज कॉल्ड फोर्स। अब अगर आप ये फार्मूला याद करोगे तो इससे आप डिफिनेशन भी आपने ड्राइव कर लिया। इसी तरह इस फार्मूले से आप यूनिट भी निकाल सकते हो। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और एल, एल हमारे साथ क्या है, मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म सिंपल क्या है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, सिंपल मीटर, तो इसका यूनिट क्या बन गया, न्यूटन मीटर। टार्क का यूनिट क्या बन गया, न्यूटन मीटर। तो न्यूटन, इससे पहले मैंने आपको बताया था न्यूटन किसके इक्वल है, न्यूटन सिंपल किसके इक्वल है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन की जगह मैंने क्या लिख लिया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में मीटर को मल्टीप्लाई कर लिया। तो सिंपल ये किसके इक्वल हो जाएगा, जब मीटर मीटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो टार्क का यूनिट न्यूटन मीटर भी है, या सिंपल न्यूटन मीटर को अगर आप क्या करोगे, बेस यूनिट की फॉर्म में लिखोगे, ये क्या है, इसका बेस यूनिट। बेस यूनिट क्या है, सिंपल बेस यूनिट की, इसको बेस यूनिट में कन्वर्ट करना, जिस तरह किलोग्राम मीटर सेकंड, ये सारा हमारे साथ क्या है, बेस यूनिट। तो ये क्या बन गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे साथ क्या गया, टार्क का बेस यूनिट। याद रखना ये कौन सा यूनिट है, टार्क का बेस यूनिट। ये टार्क का क्या गया, बेस यूनिट आ गया। तो अब मैं समझा रहा था कि इसको ये भी समझाऊं कि टॉर्क फोर्स मोमेंट आर्म और एंगल पर क्यों डिपेंड करता है, और साथ में ये भी बताऊंगा कि टार्क की डायरेक्शन किस तरफ है। अभी मैं बता रहा हूं कि टार्क की डायरेक्शन हम किस तरफ फाइंड कर सकते हैं, कि टार्क हमारे साथ क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी तो है, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। लेट्स सपोज कि एफ साइन थीटा इस पर, अभी मैं बता रहा हूं कि यहां पर मैंने लिखा है कि टार्क की डायरेक्शन हम किस तरफ फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले, इससे पहले मैं क्या आपको बताऊं कि टार्क के फार्मूला में हम साइन थीटा क्यों यूज कर रहे हैं, टार्क के फार्मूला, इसके बाद मैं इसका डिपेंडेंस बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर मैंने सीक्वेंस लिखा है, तो मैं बताऊंगा कि टार्क के फार्मूले में हम साइन थीटा क्यों यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टार्क के फार्मूले में हम साइन थीटा क्यों कोस थीटा क्यों नहीं यूज करते साइन के फार्मूले में। तो टार्क के फार्मूले में हम साइन थीटा इसलिए यूज करते हैं, लेट्स सपोज ये स्पिनर है ना, एक स्पिनर, ये स्पिनर है, लेट्स सपोज अगर आपने उससे कोई नट या बोल्ट वगैरह क्या है खोलना है, तो ये स्पिनर है, अगर आप स्पिनर पर इससे नट खोलोगे ना, या तो उसको आप क्या करोगे, इस तरह क्लॉकवाइज रोटेट करोगे ना। अगर आपने किसी भी चीज को खोलना है, लेट्स सपोज कोई भी चीज को खोलना, ये मार्कर है ना, कोई भी चीज अगर आपने कोई भी चीज को खोलना है तो अपने उसको क्या कर देना, अपने राइट हैंड रूल में पकड़ना है ना, तो आपको क्या करोगे, इस तरह उसको इस तरह रोटेट करोगे, आपकी थंब कौन सा डायरेक्शन डोनेट करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन। तो अगर आपने खोलना है तो ऊपर की तरफ खोलना है ना, तो आप क्या करोगे, उसको इस तरह एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे। अगर आपने बंद करना है किसी भी चीज को, तो आपने क्या कर देना है, अपने राइट हैंड रूल में उसको पकड़ना है, तो क्या कर देना है, क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है। थंब कौन सी डायरेक्शन डोनेट करेगा, डाउनवर्ड, तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। तो इसके बाद इसी तरह मैं क्या करूंगा, मोमेंट, ये क्या है, एक स्पिनर है, इस स्पिनर से मैंने क्या खोलना है, एक नट खोलना है। तो लेट सपोज इस स्पिनर से मैंने क्या एक नट खोलना है, तो उस पर मैं फोर्स किस तरह लगाऊंगा, ये स्पिनर है, लेट सपोज मैं ये क्या समझ लो, ये स्पिनर है, मैंने इसके अंदर ये क्या है, ये नट, तो इस स्पिनर से मैंने क्या खोलना है, ये नट खोलना है ना। तो इस स्पिनर को मैं क्या करूंगा, इस तरह किस तरह मैं इसे खोलूंगा, इस स्पिनर को या तो मैं इस तरह रोटेट करूंगा, या नीचे की तरफ रोटेट करूंगा, या इस तरफ रोटेट, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ खोलूंगा या बंद करूंगा। इस स्पिनर को अगर मैंने इस तरह रोटेट किया, अगर मैंने क्या किया, इस पर फोर्स क्या लगाया, इस तरफ लगा लिया, क्या लगा लिया, इस तरफ लगा लिया, तो ये स्पिनर से नट खोलेगा, बिल्कुल नहीं खोलेगा। तो इसलिए जब भी आप स्पिनर पर फोर्स लगाओगे, लेट्स सपोज ये स्पिनर है ना, इस पर मैंने ये फोर्स लगाया, ब्लैक से जो नहीं लिखा है, ये क्या है, फोर्स। अब मैं फोर्स को क्या करूंगा, रिजोल्व करूंगा, मतलब फोर्स को क्या करूंगा, रिजोल्व का मतलब क्या है, फोर्स के कंपोनेंट में उसको क्या करूंगा, डिसॉल्व करूंगा। फोर्स को
ये क्या है, मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगा लिया, तो मैं इस फोर्स को क्या करूंगा, उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करूंगा। ये क्या आ गया हमारे साथ फोर्स का, ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट, ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट और ये फोर्स का वाई कंपोनेंट। याद रखना फोर्स का एक्स जिधर भी एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस आएगा वहां पर हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं, इससे पहले भी मैंने बताया था। जब भी हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस पर हम cos थीटा मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos थीटा यूज करते हैं, जबकि हम वर्टिकल एक्सिस पर मतलब वाई एक्सिस पर हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं, sin थीटा। तो इसलिए इस फोर्स को मैंने क्या किया, डिसॉल्व कर दिया। तो ये हमारे साथ क्या आ गया, एफ मतलब ये एक्स एक्सिस पर है ना, तो ये कौन सा एंगल बन मतलब कौन फोर्स क्या होगा, एफ cos थीटा होगा। और जबकि ये वर्टिकल एक्सिस, तो फोर्स के साथ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होगा, वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस पर हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं, sin थीटा। तो एफ sin थीटा, एफ sin थीटा। तो फोर्स के दो कंपोनेंट आ गए, एक एफ cos थीटा, एफ sin थीटा। अब यहाँ पर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इसमें इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स कौन सा होगा। इफेक्टिव कंपोनेंट का मतलब क्या है कि इस स्पिनर से अगर आपने नट खोलना है ना, तो इसमें कौन सा कंपोनेंट इस नट को क्या करेगा, खोल देगा या इस नट को क्या करेगा, बंद करेगा। तो याद रखना अगर मैं क्या करूं, मैंने इस फोर्स यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में इस पे लगा लिया, तो मैंने इस फोर्स के कंपोनेंट वाला ले एक एफ cos थीटा मतलब एक्स एक्सिस पर फोर्स लग रहा है और एक वाई एक्सिस पर वर्टिकल एक्सिस पर जिसको हमने क्या नाम दिया, एफ sin थीटा। तो इसमें याद रखना जो स्पिनर को रोटेट करेगा, इस स्पिनर को रोटेट करेगा वो अपवर्ड तरफ या नीचे की तरफ। अगर मैं स्पिनर पर ये इस डायरेक्शन में एफ cos थीटा ले लूं, मैं इस फार्मूले में कौन सा एंगल ले लूं, एफ cos थीटा। तो अगर मैं स्पिनर पर इस तरफ फोर्स लगाऊंगा तो ये इससे ये नट कोई वगैरह खोल जाएगा, इससे ये नहीं खोलेगा। तो इसलिए मैं एफ cos थीटा हमारे साथ क्या है, एफ cos थीटा इफेक्टिव कंपोनेंट नहीं है, इससे कोई भी चीज इससे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगी। टर्निंग इफेक्ट किस कंपोनेंट ऑफ फोर्स से प्रोड्यूस होगी, एफ sin थीटा। तो एफ sin थीटा ऊपर की तरफ है, तो इस जब मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊंगा ना, तो ये क्या करेगा, टर्न करेगा। तो ये क्या करेगा, टर्न करेगा, इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगी। तो इसलिए हम टॉर्क की फार्मूले में कौन सा एंगल यूज करें, एफ sin थीटा, एफ sin थीटा। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करें, sin थीटा, क्योंकि sin थीटा हमारे साथ क्या है, इफेक्टिव कंपोनेंट। sin थीटा ही की वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, sin थीटा ही की वजह से इसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट। तो इसलिए मैंने कौन सा कंपोनेंट फोर्स का लिया, एफ sin थीटा। और टॉर्क की फार्मूले में कौन सा एंगल आ गया, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हो गया, sin थीटा। तो ये बात आपने याद रखना है। लेट सपोज मैंने कोई भी यहाँ पर तो स्पिनर का एग्जांपल है, आपके बुक में एक बॉडी भी है, वहाँ पर लिखा है कि एक रिजिड बॉडी है ना, एक सख्त बॉडी। अगर आप उस पर फोर्स लगाओगे ना, तो वहाँ पर कौन सा कंपोनेंट इफेक्टिव होगा, सिंपल। अगर आप उसको लगाओगे उस पर, ये बॉडी है ना, ये रिजिड बॉडी, कोई भी सख्त बॉडी, इस पर जब आप फोर्स लगाओगे ना, एक सर्टेन एंगल से फोर्स लगाओगे, तो फोर्स का एक एक्स का कंपोनेंट बनेगा जिसको हम एफ cos थीटा नाम कहते हैं। और उस फोर्स का एक वर्टिकल एक्सिस में मतलब वाई कंपोनेंट वाला बनेगा जिसको हम एफ sin थीटा। तो कौन सा कंपोनेंट ऑफ फोर्स इफेक्टिव होगा, कौन सा कंपोनेंट ऑफ फोर्स इफेक्टिव होगा, मतलब कौन सा कंपोनेंट ऑफ फोर्स इसमें क्या प्रोड्यूस करेगा, रोटेशन प्रोड्यूस। तो सिंपल एफ sin थीटा वाला, एफ sin थीटा वाला उस रिजिड बॉडी को क्या करेगा, रोटेट करेगा। एफ cos थीटा वाला उसको रोटेशन प्रोड्यूस नहीं। अगर आप एफ cos थीटा की इस डायरेक्शन में फोर्स इस पर लगाओगे ना, तो ये रोटेट नहीं करेगा। तो ये रोटेट नहीं करेगा मतलब इसमें नो टर्निंग इफेक्ट, कोई भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। यहाँ पर क्या है कि एफ sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू आर टू सो इट प्रोड्यूस अ टॉर्क। यहाँ पर मैंने इस कोई भी रिजिड बॉडी है ना, कोई भी रिजिड बॉडी है ना, इस रिजिड बॉडी में ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है हमारे साथ, मोमेंट आर्म। आप इसको एल से भी डोनेट कर सकते, मतलब क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके ऊपर मैंने क्या लिखा है, एरो लिखा है। तो ये एक रिजिड बॉडी है हमारे साथ क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हमारे साथ क्या है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं। इस पॉइंट पर मैंने इस बॉडी पर क्या लगाया, फोर्स लगाया। इस पॉइंट पर मैंने क्या लगाया, इस रिजिड बॉडी पर फोर्स लगाया। तो फोर्स क्या है, ये ब्लैक एक्सिस पर क्या है, जो मैंने ब्लैक से लिखा है, ये एफ। तो मैंने इस सर्टेन एंगल से फोर्स लगाया। तो इस फोर्स को मैं क्या करूंगा, कंपोनेंट में रिजोल्व करूंगा, मतलब इस फोर्स को मैं स्प्लिट करूंगा, डिवाइड करूंगा। उसका एक वर्टिकल एक्सिस वाला फोर्स और एक, हर फोर्स नहीं है, हर वेक्टर क्वांटिटी फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। उस वेक्टर क्वांटिटी को जब आप डिसॉल्व करोगे तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक एक्स वाला कंपोनेंट जिसको हम क्या ना, एक्स कंपोनेंट में हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं, sin थीटा। तो इसलिए फोर्स है यहाँ पर, तो हम क्या नाम देंगे, एफ cos थीटा। और वर्टिकल एक्सिस वाला, वाई एक्सिस वाला को हम क्या नाम देंगे, वहां पर हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं, cos थीटा। तो यहाँ पर क्या आएगा, वाई एक्सिस पर हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं, sin थीटा वाला। तो एफ sin थीटा। तो ये फोर्स है ना, इस फोर्स को मैं दो कंपोनेंट में डिसॉल्व करूंगा, एक एफ cos थीटा जो एक्स एक्सिस पर आ रहा है, और एक एफ sin थीटा जो वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर हम कौन सा एंगल हमेशा यूज करते हैं, sin थीटा, जबकि एक्स एक्सिस पर हम हमेशा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं, cos थीटा। तो इस फोर्स को मैंने डिसॉल्व कर लिया, दो कंपोनेंट बन गए, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट ये आ गया और वाई कंपोनेंट ये आ गया। तो कौन सा कंपोनेंट इसमें इफेक्टिव होगा, फिर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगा कि कौन सा कंपोनेंट इसको रोटेट करेगा, एफ sin थीटा, क्योंकि एफ cos थीटा इसको रोटेट, अगर आप
आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगाओ, इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में लगाओगे तो ये इस पर फोर्स नहीं होगा, इस पर कोई भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। टर्निंग इफेक्ट कौन प्रोड्यूस करेगा? एफ साइन थीटा, मतलब फोर्स का कौन सा कंपोनेंट? वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब एफ साइन थीटा वाला इसको क्या करेगा? जब आप ऊपर की तरफ इस तरफ फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो एफ साइन थीटा कौन सा कंपोनेंट है? एफ साइन थीटा ही यहाँ पर क्या है? इफेक्टिव कंपोनेंट है। इसी की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। इसी की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि एफ साइन थीटा इज परपेंडिकुलर, किसका निशान है? परपेंडिकुलर टू आर। आर हमारे साथ क्या है? मोमेंट आर्म। सो इट प्रोड्यूस अ टॉर्क। तो कौन सा कंपोनेंट? ये एफ साइन थीटा जो क्या है? इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ क्या है? ये जो हमारे साथ क्या है? ये मोमेंट आर्म, इस मोमेंट आर्म के साथ क्या है? ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो याद रखना मोमेंट आर्म के साथ क्या है? एफ साइन थीटा, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो ये एफ साइन थीटा क्या प्रोड्यूस करेगा? टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। एफ कोस थीटा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो सिंपल उसमें मोमेंट प्रोड्यूस तो करेगा मगर उसको तो मूव करेगा मगर उसको टर्न नहीं करेगा, वहां पर टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। यहां पर मैंने कहा कि एफ साइन थीटा इज द इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स। याद रखना टॉर्क में इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा है? एफ साइन थीटा क्या है हमारे साथ? इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो ये याद रखना इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या है टॉर्क में? एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर टॉर्क का फार्मूला क्या बन गया कि टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा बन गया। अब लेट्स सपोज अगर आप क्या करते हो, मैंने यहाँ पर फोर्स को दो कंपोनेंट में डिसॉल्व कर दिया। आप सिंपल मोमेंट आ रहे हैं, यानी ये आप पर डिपेंड करता है, आप फोर्स को दो कंपोनेंट में डिसॉल्व कर देना, या आप सिंपल ये मोमेंट आर्म नहीं है जो आ रहा है यहां से लेकर यहां, ये मोमेंट आर्म आप इसको दो कंपोनेंट में डिसॉल्व कर देना, उसके कंपोनेंट में डिसॉल्व करना, कोई भी फर्क नहीं होगा। आप मोमेंट आर्म को उसके कंपोनेंट में डिसॉल्व करो, मतलब उसके एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, या सिंपल फोर्स के उसके एक्स, सिंपल फोर्स को डिवाइड कर देना उसके एक्स कंपोनेंट और उसके वाई कंपोनेंट में, कोई भी फर्क नहीं होगा। इसी तरह इस मोमेंट आर्म को मैंने क्या किया, एक कंपोनेंट ये है, यहाँ पर कुछ एंगल भी बनना होगा, मैंने थीटा लिख लिया, तो ये कंपोनेंट ये बन गया, इसको हम एफ आर कोस थीटा नाम देंगे, आर कोस थीटा मतलब एक्स एक्सिस वाला। और ये हमारे साथ क्या आ गया, ये कौन सा है? आर साइन थीटा, मतलब ये क्या बन गया? वर्टिकल एक्सिस वाला बन गया। ये हमारे साथ आर साइन थीटा और ये आर कोस थीटा बन गया, सही है। तो मैंने क्या किया, मोमेंट आर्म आर को दो कंपोनेंट्स में, उसके दो कंपोनेंट में डिसॉल्व कर दिया, एक उसका आर कोस थीटा और एक उसका आर साइन थीटा। तो यहाँ पर भी इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा होगा? आर साइन थीटा। आर साइन थीटा इसमें क्या प्रोड्यूस करेगा? रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, सही है। आप फोर्स को उसके दो कंपोनेंट में डिसॉल्व करो, या मोमेंट आर्म को उसके, मोमेंट आर्म नहीं, उसको दो कंपोनेंट में उसको रिजोल्व कर देना, उसके कंपोनेंट में कोई भी फर्क नहीं है, आपकी मर्जी, जिसको आप उसके कंपोनेंट में रिजोल्व करें। तो स्प्लिटिंग आर, आर हमारे साथ क्या है? एक मोमेंट आर्म है। तो टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा। तो यहाँ पर इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा होगा मोमेंट आर्म का? आर साइन थीटा। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, वही फार्मूला वापस बन गया। तो अब मैं बता रहा हूं यहाँ पर कि टॉर्क क्या है। अभी टॉर्क की डायरेक्शन से पहले मैं आपको बताऊंगा कि टॉर्क, अभी इसके लास्ट में बताऊंगा कि टॉर्क फोर्स, मोमेंट आर्म और एंगल पर क्यों डिपेंड करेगा। अभी मैं लेट्स सपोज आपको बताया टॉर्क तो फोर्स पर भी डिपेंड करेगा। फोर्स पर क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि फोर्स ही की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? फोर्स उसमें क्या लाएगा? टर्निंग इफेक्ट लाएगा। तो इसलिए टॉर्क की फार्मूला याद रखना, जो भी टॉर्क का फार्मूला क्या है? फोर्स, मोमेंट आर्म और साइन थीटा। जो फार्मूले में आ रहा है ना, टॉर्क भी उसी पर डिपेंड करता है, टॉर्क भी उसी पर डिपेंड करता है। तो अभी मैं बताऊंगा किस तरह, क्योंकि फोर्स पर भी टॉर्क डिपेंड कर रहा है, मोमेंट आर्म पर भी फोर्स डिपेंड कर रहा है। लेट्स सपोज अगर किसी भी स्पिनर का मोमेंट आर्म ज्यादा है ना, तो वहां पर जब मोमेंट आर्म ज्यादा होगा तो वहां पर आपको कम फोर्स लगाने की जरूरत होगी। अगर मोमेंट आर्म क्या है? कम है, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत है। तो इसलिए टॉर्क मोमेंट आर्म पर भी डिपेंड करता है, टॉर्क फोर्स पर भी डिपेंड करता है, और साथ टॉर्क एंगल पर भी डिपेंड करता है। अब एंगल पर किस तरह डिपेंड करेगा अभी मैं बताऊंगा कि साइन थीटा, ये साइन थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर मैं बताऊंगा कि टॉर्क किस तरह साइन पर डिपेंड कर रहा है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? साइन थीटा। मैं बताऊंगा कि टॉर्क इस पर किस तरह डिपेंड कर रहा है, और यही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यही एंगल डिसाइड करेगा कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क मिनिमम कब होगा और टॉर्क जीरो कब होगा। तो यहाँ पर अभी मैं बताऊंगा डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। टॉर्क मैंने क्या बताया कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, या वेक्टर क्वांटिटी में उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड होती है, मतलब उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, और साथ में उसका कोई ना कोई यूनिट होगा, और थर्ड पॉइंट उसमें क्या है? उसका कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। तो अब मैंने बताया कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? याद रखना, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। हम राइट हैंड रूल, हमारे साथ क्या है? राइट हैंड रूल। हम राइट हैंड रूल से किसी भी चीज का डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये स्पिनर है, अगर ये स्पिनर क्या करेगा? ये स्पिनर इस तरह मूव कर, अगर आप ये स्पिनर को अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब क्या करोगे? इस तरह, इस स्पिनर को आप क्या करोगे? इस तरह मूव करोगे, तो आपने अपने राइट हैंड रूल को इस तरह पकड़ना है, फिंगर को स्ट्रेच कर देना है, और ये थंब को क्या कर देना है? इरेक्ट थंब को, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ना है। तो लेट्स सपोज अगर आप क्या करोगे?
इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर इस स्पिनर को इस तरफ मूव करोगे, इस स्पिनर को इस तरफ मूव करोगे तो टार्क की डायरेक्शन क्या होगी, आपकी तरफ, आउटवर्ड। टार्क की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। या सिंपल आप क्या कह सकते हो कि जब आप किसी भी चीज को क्या करोगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करोगे तो टार्क की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब क्या करोगे, अपवर्ड। सिंपल क्या कहोगे, ऊपर की तरफ। जब आप किसी भी चीज को क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, जब किसी भी चीज को क्या करोगे, क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो थंब कौन सी थंब डायरेक्शन क्या करेगी, टार्क की डायरेक्शन को डोनेट करेगी। तो जब आप किसी भी चीज को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब क्या करोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो थंब की डायरेक्शन नीचे होगी, डाउनवर्ड, तो टार्क की डायरेक्शन भी क्या होगी, डाउनवर्ड। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगी तो टार्क की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। जबकि क्लॉकवाइज करोगे, क्लॉकवाइज रोटेट करोगे किसी भी चीज की तो टार्क की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। सही है। तो यहाँ पर राइट हैंड रूल से आप डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपकी आसानी के लिए क्या लिखा है कि व्हेन अ बॉडी रोटेट क्लॉकवाइज, जब भी बॉडी क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। हमारे साथ क्या है, क्लॉकवाइज। जब बॉडी क्या करेगी, ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो टार्क डाउनवर्ड होगी। तो तब टार्क क्या होगा, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, क्योंकि टार्क की डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रही है ना। जब आप बॉडी, ये हमारे साथ क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब आप इस बॉडी पर मतलब क्या करोगे, इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगी। जब आप इसको क्या करोगे, किस डायरेक्शन में रोटेट करोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो टार्क की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि जब बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो टार्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो टार्क क्या होगा, नेगेटिव। ये किसका निशान है, टार्क। इसको हम इस तरह टी से मतलब क्या करते हैं, ठीक इस तरह थोड़ा टेढ़ा करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो टार्क क्या होगा, नेगेटिव। जब बॉडी क्या करेगा, किस तरह रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इसके बाद जब व्हेन अ बॉडी रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, जब बॉडी क्या करेगा, इस तरह रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो टार्क की डायरेक्शन अपवर्ड। थंब किसकी डायरेक्शन को रोटेट कर रहा है, टार्क, तो टार्क अपवर्ड। तो जब बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो टार्क की डायरेक्शन अपवर्ड। तो इसलिए फिर टार्क को हम क्या लेंगे, टार्क कौन सा होगा, टार्क क्या होगा, पॉजिटिव। जब बॉडी क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो टार्क क्या होगा, पॉजिटिव। इसके बाद डायमेंशन, सिंपल डायमेंशन इसका आप निकाल सकते हो। अगर आपका टार्क का फार्मूला पता है तो आप सिंपल इससे उसका डायमेंशन निकाल सकते हो। तो फार्मूला से हमने क्या निकाल लिया, यूनिट। यूनिट क्या है हमारे साथ इसका, यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, यूनिट, बेस यूनिट। ये हमारे साथ क्या है, एसआई यूनिट, और ये क्या है, बेस यूनिट। मतलब उसके बेस हमारे साथ 7 बेस क्वांटिटी थे। आप मेजरमेंट में पढ़ चुके हैं कि 7 बेस क्वांटिटी है और उसी 7 के बेस यूनिट है। तो द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी इज कॉल्ड बेस यूनिट। तो इसको ये टार्क है और इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, बेस यूनिट। तो टार्क का बेस यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम के नाम कौन सा डायमेंशन यूज करते हैं, डायमेंशन का कौन सा, किलोग्राम। सिंपल डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट आपने लगाना है। किलोग्राम के नाम क्या यूज करते हैं, एम, मैंने एम लिख लिया। और मीटर हमारे साथ क्या है, एक लेंथ है, एक डिस्टेंस है, तो उसके नाम एल यूज करते हैं। तो एल, यहाँ पर मीटर का स्क्वायर, तो मैंने एल के ऊपर क्या लिख लिया, स्क्वायर। और एस क्या है, टाइम। तो टाइम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर टी लिख लिया। एस की पावर क्या है, -2, तो यहाँ पर भी मैंने -2 लिख लिया। ये टार्क का क्या बन गया, डायमेंशन बन गया। उसके यूनिट से मैंने क्या कर लिया, डायमेंशन को निकाल दिया। इसके बाद अभी मैं आपको बता रहा था कि टार्क एंगल पर किस तरह डिपेंड करेगा। तो याद रखना, टार्क एंगल पर अभी मैं बता रहा हूँ कि याद रखना, जब मोमेंट आर्म, ये आर क्या है, मोमेंट आर्म, ये आर क्या है, यहाँ पर आप एल भी यूज करते हो, आर भी यूज करते हो, सही है। तो मोमेंट आर्म नहीं, जब आर या मोमेंट या एल, जब मोमेंट आर्म ना, यहाँ पर मैंने लिखा है कि मैक्सिमम, तो टार्क मैक्सिमम कब होगा, कब मैक्सिमम होगा, जब आर और एफ दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ये किसका निशान है, परपेंडिकुलर। इस तरह किसका निशान है, ये परपेंडिकुलर। तो मैंने कंप्लीट वर्ड नहीं लिखा है, क्या लिखा है कि व्हेन, जब आर परपेंडिकुलर होगा एफ, जब ये आर और ये फोर्स क्या होंगे, दोनों परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ पर ये नहीं, ये आर मोमेंट आर्म और ये फोर्स, जब मोमेंट आर्म और फोर्स दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। मोमेंट आर्म और फोर्स दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, राइट एंगल टू ईच अदर। राइट एंगल टू ईच अदर का मतलब क्या है कि दोनों के दरमियान कितना एंगल बन रहा होगा, 90 का एंगल बन रहा होगा। तो इसलिए यहाँ पर थीटा क्या होगा, 90। जब मोमेंट आर्म और फोर्स दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब उन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा होगा, 90। तो थीटा क्या होगा, 90। तो यहाँ पर मैंने पुट कर लिया कि आर एफ साइन क्या होगा, थीटा की जगह मैंने क्या पुट कर लिया, 90। अब यहाँ पर आपको साइन और कोस की वैल्यू को याद करनी होगी। सिंपल यहाँ पर साइन थीटा की, साइन याद रखना, साइन जब साइन 90 पर उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आती है, सबसे ज्यादा। साइन 90 पर साइन की वैल्यू क्या आती है, सबसे ज्यादा आती है, और वो क्या है, 1। अगर आप क्या पुट करोगे, साइन, अगर साइन को 0, साइन की वैल्यू क्या पुट करोगे, 0, तो उस पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। तो साइन की वैल्यू, साइन 0 किसके इक्वल है, 0। जब आप साइन क्या करोगे, साइन 90, साइन 90 पर साइन की वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम आती है, क्योंकि साइन और एंगल क्या बन रहा है, 90। 90 का मतलब क्या है कि फोर्स और मोमेंट आर्म दोनों क्या परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होगा तो थीटा क्या बनेगा, 90। तो थीटा की जगह मैंने क्या पुट कर लिया, 90। तो साइन 90 पर साइन की वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम आती है, क्या आती है, 1। तो साइन 90,
साइन 90 की जगह मैंने क्या लिख लिया 1, तो 1 RF के साथ मल्टीप्लाई होगा वही RF बन गया। तो इसलिए मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब R और F मोमेंट आर्म और फोर्स दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, दोनों के दरमियान 90 एंगल बन रहा होगा, तब टार्क क्या होगा, मैक्सिमम। इसके बाद मिनिमम टार्क। टार्क मिनिमम कब होगा, मिनिमम का मतलब क्या है, जीरो। फिजिक्स में हम मिनिमम किसको कहते हैं, जीरो। टार्क जीरो कब होगा या मिनिमम कब होगा, याद रखना मिनिमम तब होगा जब R एंड फोर्स, मोमेंट आर्म और फोर्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये मोमेंट आर्म होगा। अगर आपने इस डायग्राम, इससे पहले मैंने आपको समझा था कि इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स कौन सा है, जो मोमेंट आर्म और के साथ क्या हो, परपेंडिकुलर हो। एफ साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर, और एफ कोस थीटा क्या है, उसके पैरेलल है, बिल्कुल इस तरह पैरेलल है। तो अगर मोमेंट आर्म है और ये क्या है, फोर्स, अगर आप ये मोमेंट आर्म है, लेट सपोज क्या है, मोमेंट आर्म है, और लेट सपोज क्या है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, मोमेंट आर्म और फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तब इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। कभी भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, टॉर्क क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। ये सिंपल इस बॉडी को मूव करेगा, इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसको रोटेट नहीं करेगा। तो इसलिए जब दोनों पैरेलल होंगे, मोमेंट आर्म और फोर्स दोनों क्या हो, पैरेलल हो, तो इसके दरमियान एंगल कितना बनेगा, जीरो बनेगा। एंगल क्या बनेगा, थीटा क्या बनेगा, जीरो। तो आर एफ साइन थीटा, थीटा की जगह मैंने क्या पुट कर लिया, जीरो। तो अभी मैंने बता दिया कि साइन जीरो किसके इक्वल होता है, जीरो। तो साइन जीरो किसके इक्वल हो गया, जीरो। तो साइन जीरो जब जीरो के इक्वल होगा, तब जब जीरो आर एफ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, जीरो। तो इसलिए टार्क मिनिमम कब होगा, जब साइन की, जब थीटा क्या बन रहा हो, जीरो बन रहा हो। और टार्क मैक्सिमम कब होगा, जब वो मोमेंट आर्म और फोर्स दोनों क्या वो परपेंडिकुलर हो, मतलब दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा हो, 90 बन रहा हो। तो इसलिए थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि टार्क फोर्स पर, मोमेंट आर्म और एंगल, इन तीनों पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो ये आज क्या था, टार्क से रिलेटेड ये आज टार्क का टॉपिक था। हमने क्या कर लिया, टार्क को कंप्लीटली डिटेल से पढ़ लिया, टार्क की डिपेंडेंस, टार्क की डिफिनेशन, मतलब उसका बेस यूनिट, एसआई यूनिट, सब हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। तो अगर फिर भी आपको टार्क से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, उसको लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट आपने कर देना है, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है। अगर लेक्चर पसंद आ गया तो लाजमी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है, ताकि दूसरों का भी फायदा हो। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।